यस बेटा। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 20, प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज। कंपनी के जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो क्या क्या करना होता है। हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर के में बेसिकली मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थ्योरी पार्ट समझा दिया है कि जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। लाइक आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन तीनों का कंसेप्ट बता दिया मैंने। नोट्स टू अकाउंट अभी ये थ्योरी पार्ट है, ये अभी पेंडिंग है, इसको मैं समझाऊंगा। उसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स वो वाला कंसेप्ट भी समझा दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलिए बेटा, यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है? यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बोले, अदरवाइज मैं इसका आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूं फिर। यस बेटा बोले फटाफट, किसी को भी डाउट है क्या? डोली, हर्षित, हर्षप्रीत, हाँ कशी? सर। नहीं है। पलक, निशिता, खुशी, एनीवन हैव डाउट? नहीं है। चलिए, तो हम इसी का आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इस इलस्ट्रेशन को हम रीड आउट करते हैं और फिर इसके बेसिस पर हमारा आगे का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखना, क्योंकि अब इस बेसिस पर हम अभी आगे के 3-4 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन दे रखा है विद इमेजिनरी फिगर्स। ये फिगर्स कहाँ से आई है वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ एक फिगर्स लिया हुआ है। इलस्ट्रेशन है विद इमेजिनरी फिगर्स। फिगर, यस पलक बोलिए। सर, मुझे कुछ पूछना, मुझे कुछ बोलना है आपसे। हाँ बोलिए बेटा। सर, मैं ये बोल रही थी कि आप जो भी टॉपिक समझाते हो, स्पेशली इन एमए, तो आप थोड़ा एलिब्रेट करके समझाइएगा प्लीज, क्योंकि वो तो हमारे लिए थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है। और एफए में भी कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो आप पहले अच्छे से वो सब एलिब्रेट कर दीजिए, सो ठीक है। दैट हमें आगे प्रॉब्लम। वैसे मैंने अभी जो, यस सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। भाई अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वैसे वो टॉपिक मैंने आपको समझा भी दिया है। भाई हमने ये टॉपिक बेसिकली पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। भाई हमने पढ़ा था, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली 5 स्टेटमेंट्स आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड फिफ्थ डिस्क्लोजर नोट्स। तो उन 5 पॉइंट्स की बेसिस पर ही अब हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ पीनल, उसके अंदर भाई क्या क्या आता है। हमारा रेवेन्यू लेते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, फिर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, उन सबको लिखते हैं। फिर आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद में हमने बैलेंस शीट पढ़ा था। बैलेंस शीट के अंदर वही हमारा सबसे टॉप पार्ट पर आपका एसेट्स आ जाता है और लोअर पार्ट पर लाइबिलिटीज आ जाती है। लाइबिलिटीज एसेट जो है वो सेम एज इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। और जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज के अंदर हमने बेसिकली बस एक मेन पॉइंट नया आया था यहाँ पर, शेयर इक्विटी। इक्विटी के अंदर 4 पॉइंट्स थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये पॉइंट हमारा दिया था। उसी के बेसिस पर इलस्ट्रेशन दिया है, तो इस इलस्ट्रेशन को हम रीड आउट करते हैं। इसमें क्या बोला है, बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको स्टेटमेंट ऑफ पीनल दे रखा है एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एरो कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। आपको 30 सितंबर 2016 को स्टेटमेंट ऑफ पीनल एंड एसओएफपी मतलब बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एरो कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। एरो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले रेवेन्यू दे रखा है 12740। यहाँ पर सारी फिगर्स में 000 कॉमन में लेकर के उसको रिमूव किया हुआ है, लिखा हुआ है उन्होंने। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है आपको 7040, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5700, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखा है $2060, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे 2375,
और फाइनेंस कॉस्ट दे रखा है आपको कितना, 72। यहां तक का प्लस माइनस करने पर आपका प्रॉफिट दे रखा है बिफोर टैक्स कितना, 1193। और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दे रखा है 270, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 923। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। उसी के अलावा बैलेंस शीट आपको दे रखी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले एसेट्स बता दिए, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5000, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री 610, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिए 1000, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया 1170। दिस आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। देन आफ्टर इसके बाद में हम देखें, टोटल एसेट्स दे दिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी दे दिया है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस, दीज फोर फिगर्स गिवन। नॉन करंट लायबिलिटीज दे दिए 1200, और करंट लायबिलिटीज के अंदर दे दिया ट्रेड पेएबल, अदर पेएबल, करंट टैक्स पेएबल, मतलब करंट टैक्स लायबिलिटी है 270 के, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 80 का, टोटल हो गया 972, और आपका ये आ गया फिगर कितना, 7780। यहां तक की बात हो गई। तो सबसे पहले मुझे बोले यहां तक के पॉइंट में कोई डाउट है क्या? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ये उन्होंने सारी फिगर्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां तक के फिगर्स में कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। नहीं है। इसी के बाद में फिर हमें आगे क्या बोला है, द अभी तो फॉलोइंग की बात हो The रही following थी। information was accounted for when the above financial statements were produced। मतलब कि आपने ये तीन पॉइंट्स थे, इन थ्री इंफॉर्मेशंस को क्या किया था, कंसिडर किया था जब आपने ऊपर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, अब इन इंफॉर्मेशंस को हम देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड अ राइट इशू। अच्छा, अपन ने पढ़ा था बेटा राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या था, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर ऑफर करती है तो उसको हम कहते हैं राइट इशू। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर इशू करती है तो उसको हम कहते हैं राइट इशू। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी मेरे पास रिसेंटली बेटा लास्ट वीक ही मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स का फॉर्म आया था, मेरे पास रखे हुए यूपीएल, यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड के 25 शेयर्स रखे हुए मेरे पास, वो पहले के रखे हुए, बहुत पहले के। तो उस कंपनी का अभी रिसेंटली उन्होंने क्या करा है, राइट इशू लेकर के आई है कंपनी। और राइट इशू में कितना लेकर के आई है कंपनी ने, क्या बोला है, 8:1 का रेशियो रखा है। कंपनी ने रेशियो क्या रखा है, 8:1, मतलब कि हर 8 शेयर पर कंपनी क्या करेगी, एक राइट इशू देगी। तो मेरे पास में 25 शेयर्स है, तो 25 शेयर्स पर कंपनी कितने शेयर दे रही है मुझे, 3 शेयर्स क्या दे रही है, राइट इशू दे रही है। इसका अगर मैं बाजार में अगर रेट देखूं तो अभी अप्रोक्स चल रहा है 600 के, 650 के अप्रोक्स। और कंपनी ये शेयर मुझे ऑफर कर रही है कितने पर, 360 रुपीज के ऊपर। कंपनी मुझे राइट शेयर ऑफर कर रही है कितने पर, 360 पर। तो एक तरह से क्या हो गया, ऑफर दे दिया कंपनी ने, भाई अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप मतलब यू कैन स्किप ऑल्सो दिस ऑफर। तो अगर मुझे 3 शेयर भी मिल रहे हैं तो मुझे क्या हो गया, 700 के अप्रोक्स क्या क्या मिल गया, एक अमाउंट मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना। गेटिंग माई पॉइंट, राइट इशू। यूपीएल लिमिटेड का अभी जो 3-4 दिन पहले ही मैटर आया था। तो वैसे ही कंपनी ने भी यहाँ पर क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड अ राइट इशू ऑन 146 बेसिस, मतलब कंपनी ने हर 6 शेयर पर एक राइट इशू लेकर के आई थी। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ, एंड द राइट प्राइस वॉज $1.27। कंपनी ने राइट इशू लेकर के आई थी और राइट का प्राइस कितना था, $1.27 पर शेयर। तो राइट का प्राइस बता दिया बेटा कितना है, 1.27 पर शेयर। और कंपनी ने राइट इशू जो लेकर के आई है वो किस बेसिस पर लाई है, 1:6, मतलब कि हर 6 शेयर पर कंपनी क्या करेगी, एक शेयर राइट इशू देगी। आगे बोला हमें द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, इशू फुली सब्सक्राइब हो गया, राइट प्राइस प्रायर टू द राइट इशू। और राइट इशू लाने से पहले कंपनी के कितने शेयर्स थे, एरो कंपनी हैड 30,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन द इशू।
तो मतलब कि क्या बोला उन्होंने, प्रायर टू राइट इशू राइट इशू लाने से पहले कंपनी के पास में एग्जिस्टिंग में रखे हुए थे कितने, 30 लाख शेयर्स ऑफ 50 सेंट ईच। ये ऑलरेडी कंपनी ने शेयर इश्यू कर रखे थे। तो अगर कंपनी के बेटा 30 लाख शेयर्स ऑलरेडी इश्यूड थे, तो कंपनी अगर राइट इशू लेकर के आएगी तो नंबर ऑफ राइट्स कितने होंगे बेटा, इश्यूड। कंपनी के पहले से 30 लाख शेयर इश्यू कर रखे थे और कंपनी ने क्या बोला, हर 6 शेयर के बदले में 1 शेयर देगी कंपनी। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 5 लाख राइट इश्यू हो जाएंगे क्या? इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें शेयर कैपिटल ऑफ राइट इशू, जो आप राइट इशू लेकर के आ रहे हो उसकी शेयर कैपिटल कितनी बैठेगी, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू। तो बेटा अभी हाल अपन को बता रखा है एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, 50 सेंट ईच। एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, 50 सेंट ईच, बट आपने कंपनी ने शेयर ऑफर कितने पर करा था, $1.27 पर। कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, 50 सेंट ईच। फेस वैल्यू तो उसकी मतलब कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो तो कितनी है, 50 सेंट ईच, बट कंपनी बाजार में ऑफर कर रही है कितने पर, 1.27 पर। जैसे मैं अभी यार बात करा मैंने यूपीएल का, तो यूपीएल के शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो फेस वैल्यू तो है उसकी ₹2, बट कंपनी उसको इश्यू कर रही है कितने पर, 360 पर। तो वो 358 का क्या हो जाएगा, प्रीमियम। 358 का क्या चार्ज कर रही है कंपनी, प्रीमियम चार्ज कर रही है। तो शेयर कैपिटल ऑफ राइट इशू वो कैसे निकलेगा, 5 लाख राइट इशू थे आपके, इंटू 0.50, तो वो आपका आ जाएगा $2,50,000। ये आपकी क्या हो गई, शेयर कैपिटल ऑफ राइट इशू। और कंपनी के पहले के शेयर्स रखे हुए थे 30 लाख शेयर्स, तो आपकी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी बेटा, ओल्ड वाली कितनी थी, 30 लाख शेयर्स इंटू 0.50, तो 15 लाख तो ये हो गया आपका, प्लस राइट इशू से आया आपके कितने बेटा, 2,50,000। तो आपका टोटल शेयर कैपिटल हो गया $17,50,000। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या बेटा? सबसे पहली चीज, भाई कंपनी ने शेयर जो इश्यू करे थे, राइट इश्यू लेकर के आई थी, कंपनी के पहले के रखे हुए थे 30 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का था, 50 सेंट का, तो 15 लाख की शेयर कैपिटल पहले की रखी हुई थी और कंपनी ने उसके बाद में फिर क्या कर दिया था, हर 6 शेयर पर 1 शेयर राइट इश्यू लेकर के आई थी। तो नंबर ऑफ राइट इश्यू हमने निकाला 30 लाख इंटू 1/6, 5 लाख राइट्स, और 5 लाख राइट्स इंटू एक शेयर की वैल्यू, एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी थी, 50.50, तो वो हमारा शेयर कैपिटल में तो कितना जाएगा, 0.50 से 2,50,000। और शेयर कैपिटल टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, 30 लाख इंटू 0.50, 15 लाख, प्लस राइट इशू का आपका 2,50,000, तो 15 + 250, 17,50,000। और वही चीज हमें ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, आप देखो शेयर कैपिटल में फिगर दे रखा है आपको कितना, $17,50,000, और 000 आपका हटा रखा है बेटा। तो भाई ये कैसे दे रखा है 1750, वो चीज मैंने बता दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज अकाउंटेड फॉर, आप ये ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हो ऊपर, तो अब हमें उसको बताना था। तो वो चीज मैंने बता दिया भाई, क्या उसका ट्रीटमेंट किया होगा आपने। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? Can you please explain again?
भाई फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये बोला था कंपनी ने, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेड अ राइट इशू, कंपनी ने क्या करा था, राइट इशू लेकर के आई थी ऑन 1 for 6 बेसिस। हर 6 शेयर्स पर कंपनी क्या करेगी, एक राइट इशू देगी, वन राइट इशू। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, इशू फुली सब्सक्राइब हो गया एंड द राइट प्राइस वॉज $1.27। और राइट का प्राइस कितना था, $1.27। Prior to the right issue, Arrow Company had 30 lakh 50 cent ordinary shares in the issue। कंपनी ने राइट इशू लाने से पहले ही ऑलरेडी इशू कर रखे थे कितने, 30 लाख शेयर्स। तो प्रायर टू द राइट इशू कंपनी के पास में एग्जिस्टिंग में थे कितने, 30 लाख शेयर्स और 50 सेंट ईच। नंबर ऑफ राइट इशू, तो कितने राइट आपने इशू करे, 30 लाख इंटू 1/6, तो 5 लाख राइट्स। शेयर कैपिटल आपका निकल जाएगा राइट इशू का 5 लाख राइट्स इंटू 0.50, क्योंकि एक राइट की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है, शेयर की वैल्यू 0.50, तो 5 लाख राइट इंटू 0.50, $250,000। ये हमारी क्या आ गई, राइट की वैल्यू। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं भाई, एक्चुअल में टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो रही है, तो भाई 15 लाख के शेयर तो आपने पहले से इशू कर रखे थे, वैल्यू ओल्ड शेयर कैपिटल आपके कितने थे, 30 लाख शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू थी 0.50, तो 15 लाख। और राइट इशू आप लेकर के आए कितने का, 250 का, वो हमने निकाला था ऊपर। तो टोटल हो गया $17,50,000। यहां तक की बात हो गई। सर आपने क्या करा था, फिर शेयर जो इशू करे थे वो प्रीमियम पर इशू करे थे। राइट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, वो आपने किस पर इशू करे, प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना है, 1.27 माइनस 0.50। भाई आपने 0.50 की चीज को कितने पर इशू करा है, 1.27 पर। तो तो ये आपका हो जाएगा $0.77 पर शेयर आपका प्रीमियम है। तो आपके पास प्रीमियम मनी जो रिसीव हुआ है, रिसीव्ड ऑन राइट इशू, $0.77 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट्स आपने कितने इशू करे थे बेटा, 5 लाख राइट्स। नंबर 5 लाख राइट्स, तो इंटू 5 लाख राइट्स, 3,85,000। ये आपके पास में क्या है, प्रीमियम मनी रिसीव हुआ है राइट इशू के टाइम पर। शेयर कैपिटल में जा रहा है कितना, 250, और प्रीमियम में आ रहा है कितना, $3,85,000। यहां तक का पॉइंट क्लियर। अब इसी के बाद में फिर हम आगे चले, सेकंड पॉइंट हमें दिया बेटा इसी के अंदर। एक्चुअली ये इलस्ट्रेशन का ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पर ही हमें आगे के क्वेश्चंस करने, फर्दर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज रीवैल्यूड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज रीवैल्यूड, और यहां पर एक लाइन मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड इंक्रीज्ड बाय 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि आपने असेट्स का रीवैल्यूएशन करा, और रीवैल्यूएशन करने पर असेट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 लाख से इंक्रीज हो गई है, $6 लाख से इंक्रीज हो गई है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। इफ देयर इज रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन होता है और रीवैल्यूएशन पर एंड revalued price is higher than
केरिंग अमाउंट, अगर उसका रीवैल्यूड प्राइस जो है वो केरिंग अमाउंट से अगर ज्यादा है, देन डिफरेंस अमाउंट will be transferred to revaluation surplus। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो जब भी आप असेट्स की वैल्यू का अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि ऑलरेडी ये सब चीजें ऑलरेडी ऊपर कर रखी है, हम एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं भाई क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए हैं हमने। एंड थर्ड पॉइंट दिया, अ डिविडेंड ऑफ $3 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने डिविडेंड पे किया। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला हमें? डिविडेंड पेड $3 लाख। और डिविडेंड आप पे करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आता है इसका? डिविडेंड अगर आप पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग्स जो है रिड्यूस हो जाएगा क्या बेटा? when dividend paid it will reduce the amount of retained earnings। जो आपका रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट रखा हुआ है उसको वो क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम रिटेन अर्निंग्स की फिगर को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो जो भी आपने डिविडेंड पे करा है उसके कारण रिटेन अर्निंग्स का वैल्यू कम हो जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? ये 3 पॉइंट्स। फिर इसका मैं यस सर। क्वेश्चन, अब इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह से स्टार्ट करते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो पाएगी। यहां से अब हमें क्या बोला है इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर? यूजिंग द इलस्ट्रेशन एरो कंपनी, जो आपने एरो कंपनी का इलस्ट्रेशन था उस इलस्ट्रेशन के बेसिस पर आपको क्या करना है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। उन्होंने एक्चुअली क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ पार्ट तो पहले से ही बना दिया है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, यहां तक का ये पूरा पार्ट तो क्या है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें प्रॉफिट निकाल करके बता दिया कितना? 923। और अगर हम देखें तो वहां पर भी हमारा कितना आ रहा था प्रॉफिट? 923। स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रॉफिट कितना आ रहा था बेटा? 923। वो उन्होंने खुद ने दे रखा है ऑलरेडी। अब उन्होंने बोला क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? तो क्या आपको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बतानी है। और अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के अंदर कौन सा वैल्यू बताना है? प्रॉपर गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन। और गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन निकाला था क्या बेटा अपन ने? ये दे रखा था क्या गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन? कितना दे रखा था सेकंड पॉइंट में? प्रॉपर्टी प्लांट एंड रीवैल्यूड कितना हुआ था? वो $6 लाख। और अपन ने पढ़ा भी था कि इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पर आता है? अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में आता है क्या बेटा? यस सर। इसको हम वहां पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, कितना फिगर आ जाएगा? 600। और ये कैसे आया? पॉइंट नंबर 2। टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम हो जाएगा 923 प्लस 600, कितना हो जाएगा? 1523। इज इट क्लियर? यस सर। फिर इसी के अंदर हमें बोला है सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ P&L अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो कंबाइंड स्टेटमेंट और एक टू सेपरेट स्टेटमेंट्स। कंबाइंड स्टेटमेंट में क्या करता है, हम एक के नीचे दूसरे को लिख करके साथ में लिख देते हैं। और सेपरेट स्टेटमेंट में क्या कर देंगे? अलग अलग शो कर देंगे। तो अगर सेपरेट स्टेटमेंट में शो करेंगे तो कैसे होगा?
वही आपने क्या कर दिया, सबसे पहले तो 923 तक का वो पूरा बता दिया, और फिर उसके नीचे वही हेडिंग डाला, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर 923, और यहाँ पर आ जाएगा वही गेन्स ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन 600, और टोटल आ जाएगा कितना, 1523। क्लियर पॉइंट ये? दोनों में कोई से पैटर्न से बताओ, आंसर विल रिमेन सेम। यहां तक का पॉइंट क्लियर? इलस्ट्रेशन? Yes, sir. चलिए फिर इसी के आगे चलते हैं हम, उसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन दिया है फिर, एक्टिविटी नंबर 1। अब इसमें देखिए हमें क्या बोला है, Arrow Company had the following equity balances at 1st October 2015, the beginning of the year। एरो कंपनी के बैलेंसेस दे रखे हैं, उन्होंने खुद ने दे रखे हैं बैलेंसेस। एरो कंपनी के बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा, कितने कितने, शेयर कैपिटल दे दिया आपको 1500, शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर रखा हुआ है 200, रिटेन अर्निंग्स के अंदर रखा है 1250, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हुआ है 800। आगे क्या बोला हमें, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन इन सेक्शन 2.3, जो अपन ने मतलब वही एरो कंपनी वाला जो अभी हाल पढ़ा था, अब प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी फॉर एरो कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2016। Assume that there is no annual transfer of the excess depreciation between revaluation surplus and retained earnings। मतलब कि जो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में, वो आपको ट्रांसफर नहीं करना है, आपको उस पॉइंट पर नहीं जाना है। आपको मेन जो और पॉइंट पढ़े थे हमने 3 पॉइंट, उन 3 पॉइंट्स को इसके अंदर शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे, तो हमें जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओगे तो वही शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल ऑफ इक्विटी। और उसके अंदर हमें सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, तो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो लिख देंगे 1500, शेयर प्रीमियम का दे रखा है ओपनिंग बैलेंस कितना 200, रिटेन अर्निंग्स का दे रखा है 1250, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का दे रखा है कितना 800, और टोटल हो जाएगा कितना 3750। ये हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। अच्छा, अपन ने उसके अंदर अभी हाल पढ़ा था, फिर उन्होंने बताया था तो कि हमने क्या करा था बेटा, राइट इश्यू लेकर के आए थे क्या कंपनी ने, कंपनी राइट इश्यू लेकर के आई थी क्या बेटा? Yes, sir. और जब राइट इश्यू लेकर के आए थे तो वहां पर हमने शेयर कैपिटल तो कितने से इंक्रीज हुआ था हमारा, 2,50,000 से तो शेयर कैपिटल बढ़ा था, और प्रीमियम बढ़ा था क्या बेटा $3,85,000 से। Yes, sir. समझ में आ गया भैया? आपने कंपनी ने राइट इश्यू लेकर के आई थी तो आपके 5 लाख राइट इश्यू आपने लाए थे, 50 सेंट का एक शेयर था, तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ा था $2,50,000 से, और प्रीमियम आपका बढ़ा था हमारा 0.77 पर शेयर के अकॉर्डिंगली निकाला था तो $3,85,000। तो वो दोनों चीजों को हम वहां पर शो करेंगे। आएगा नहीं आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? तो यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर आप इश्यू करोगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा सर। तो शेयर कैपिटल में प्लस कर देंगे 250, और शेयर प्रीमियम में भी इंक्रीज हो जाएगा क्या बेटा 385। क्लियर पॉइंट है? Yes, sir. इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल तो 250 और 385, 635। फिर इसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड दिया था क्या बेटा, कितना डिविडेंड दिया था? $3 लाख का डिविडेंड दिया था क्या आपने? Yes, sir. और डिविडेंड आप अगर देंगे तो क्या होगा, आपका रिटेन अर्निंग्स पर इंपैक्ट आएगा क्या बेटा इसका? Yes, sir. क्या होगा, रिटेन अर्निंग्स कम होगा या ज्यादा कम होगा? हो जाएगा, कम कम हो हो कम जाएगा। जाएगा, होगा। रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको भी शो कर देते हैं। तो डिविडेंड का शेयर कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
शेयर प्रीमियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिटेन अर्निंग्स में से क्या हो जाएगा, 3 लाख है तो मतलब कि 300 आ जाएगा कि बेटा, वही 000 हटा देंगे तो, Yes, sir. और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 300। फिर इसके बाद में टोटल कंप्रहेंसिव इनकम, अपन ने अभी हाल वो बनाया था क्या बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीनल एंड द कंप्रहेंसिव इनकम। Yes, Yes, sir. sir. तो उसमें आपका रिटेन अर्निंग्स का फिगर दे रखा था क्या बेटा, अपन ने रिटेन अर्निंग्स का फिगर निकाला था, कितना आ रहा था, 923। और रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना आ रहा था, 600 आ रहा था क्या हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Yes, sir. तो वो दोनों चीजें यहाँ पर शो करेंगे। भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपसे और क्या बोला है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो रिटेन अर्निंग्स में कितना था, 923 था क्या बेटा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में आ रहा था कितना, 600। टोटल हो जाएगा कितना, 1523। यहां तक की बात हो गई। क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो वही सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 1500, 1500 और 250 कितना हो जाएगा, 1750। शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था 200 प्लस 385, 585। रिटेन अर्निंग्स की हम बात करें, पहले का था बैलेंस 1250 माइनस 300 प्लस 923, तो ये आ जाएगा आपका 1873। रिवैल्यूएशन सरप्लस का पहले का बैलेंस रखा था 800 और 600 और आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 1400। और टोटल आ जाएगा इसका 1750 प्लस 585 प्लस 1873 प्लस 1400, 5608। ये मेरा क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इन शॉर्ट में कहूं तो हमने जो अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा था, उस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे मैंने अ, उसी के बाद वाले इलस्ट्रेशन बताया, जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वो स्टेटमेंट ऑफ पी द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे शो करेंगे वो चीज बता दिया है। और फिर उसी के बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी वो पॉइंट बता दिया है। यहां तक के पॉइंट में बोले बेटा, कोई डाउट हो तो। Excuse me, sir. यस बोलिए बेटा। Sir, actually, I wanted to discuss something to हम्म। you. यस। When you explain certain topics, because I'm in 12th class, so I don't have a basic understanding of the topics onto the basic level. So can you just please go deeper into explaining certain topics? बेटा आई विल एक्सप्लेन, आई डोंट हैव इशू, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल डिले योर सिलेबस। इफ आई विल गो इन डेप्थ, आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे कोई Yeah, इशू भाई आपका, अगर मैं बहुत डिटेल में अगर जाऊंगा, लाइक आपका शेयर कैपिटल है और वो पूरे अगर कंसेप्ट पर अगर हम जाएंगे तो शायद थोड़ा लंबा ज्यादा टाइम नहीं हो जाएगा बेटा फिर। So like, can we do सर something like this? अगर किसी उसमें डाउट है तो स्टूडेंट कैन आस्क यू फॉर द डेप्थ्स कि सर इस पॉइंट में आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। भाई वो टॉप, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट पे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो आपको भाई नॉलेज प्रोवाइड करना है, मुझे कोई इशू नहीं रहेगा। बट अगर मैं हर टॉपिक पर अगर बिल्कुल 11th 12th वाले लेवल तक जाऊंगा तो मेरे ख्याल से अदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वो एक लॉन्ग वाला सिस्टम हो जाएगा, तो फिर सर अननेसेसरली वो ड्रैग हो रहा है वो चीज। यस सर, सो वी कैन डू लाइक दिस ना कि जिस स्टूडेंट को किस सर्टेन नहीं, टॉपिक में है तो उसमें आप अभी उसको जैसे डेप्थ में हाँ, बता दो। आपने अभी जैसे आज बोला तो कि भाई सर एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर दे। मैंने आपको पहले भी बोला, जहां जो चीज समझ में नहीं आया आप बोले, मुझे पिन पॉइंट करेंगे, सर ये चीज आप बता दीजिए, मैं बताऊंगा उसको। बट बेटा अगर मैं बहुत अगर डेप्थ में जाऊंगा तो वो आपके लिए सिलेबस बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस लेंथी है, हमें टाइम पर कंप्लीट भी करना है, क्योंकि आप पेपर के लिए भी अपियर तभी हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं इन डेप्थ में जाऊंगा तो ये सिलेबस कम से कम 3 महीने चला जाएगा। मुझे दिक्कत नहीं, अगर आप उस चीज को अग्री करते हो तो फिर मैं उतना डेप्थ में जाऊंगा, फिर वो लंबा ज्यादा हो जाएगा बेटा। आपको जहां जो पॉइंट अगर समझ में नहीं आए, आप चैप्टर में जैसे जिनका अगर
अकाउंट्स में अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉपर कमांड नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको एक बार क्लास में बैठने से पहले उसको रीडिंग करके बैठे। अगर उस टॉपिक का आपके पास मैटर नहीं है तो आप मुझे मैसेज डालें तो कि सर इस टॉपिक का आप मुझे थोड़ा सा कहीं से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो ताकि मैं उसको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के बैठ पाऊँ। तो आप वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दूंगा, वो मैं आपको कर सकता हूँ। क्लास में वो थोड़ा बहुत मैं उसका ओवरव्यू भी दे दूंगा भाई, तो कि भाई एक बार समझा दिया भाई इसमें क्या क्या चीजें, ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। बट हम बहुत ज्यादा डेप्थ में बेटा प्रोफेशनल लेवल है आपका, क्योंकि बिल्कुल अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से अगर जाने बैठेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि चीजें माइंड में होती भी है, बेसिक्स होते हैं बट कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। तो तो उन वो सर्टेन चीजों में आप फिर उनको डेप्थ में बता देना तो हाँ चीजें हाँ, फिर। वो कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहो ना मैं। आप जहां पर अगर कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है तो कि सर इस पॉइंट का एक बार थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे दीजिए, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा, वो 100% मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए। ठीक है। यहाँ पर Yes. अगर, हाँ यहाँ पर अगर थोड़ा कोई सा मेरा भी था कि बोले। थोड़ा सा मेरा भी था कि जैसे एमएम में मतलब हमको सारी मतलब जो भी उसके कीवर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से समझ नहीं आते, तो एक बार आप थोड़ा सा उसको लेमन लैंग्वेज में भी बता देना तो वो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर एमए में तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो हमारे लिए नया है और फिर पूरा स्टेप्स याद रखना विदाउट लॉजिक मतलब ऐसे ये मतलब प्रॉपर स्टेप से उनको याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सर कोई एक लॉजिक कंसेप्ट हो होता है ना तो। तो उसमें आ जाता है अच्छे से। हम्म। पीछे ये रीजन है तो। हाँ वैसे एफए में तो नहीं आ रहा होगा वो चीज का, वो एमए में तो आ सकता है, मैं आपकी बात को अग्री कर रहा हूँ। रीजन क्योंकि एमए को आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है, तो वहां पर ये चीज आ सकती है बिल्कुल। एमए के अंदर मैं आपकी इस बात को अग्री करूंगा कि एमए में मैं उस चीज को डायरेक्ट कर दूंगा, वहां पर वो मैं बिल्कुल एमए लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको एमए में। यस सर। हाँ वहां पर तो मैं एफए बिल्कुल। में नहीं आती सर दिक्कत। एफए में तो नहीं आ रहा ना, एफए की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एफए में अगर मैं समझाने बैठूंगा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बेटा। नो सर एफए में नहीं, एमए में ये सब प्रॉब्लम क्योंकि उस टाइम तो क्वेश्चन हो जाता है लेकिन बाद में नहीं होते सर। एमए का मैं करवा दूंगा, वो चीज बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ ओके उसका। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ कोई इशू नहीं बेटा। यस। अभी के में बोले, अभी के में कोई डाउट है क्या इसमें? नो नो। सर। नहीं है। ये यहाँ तक का एक्टिविटी नंबर 1 तक का कंसेप्ट समझ में आ गया है सभी को? यस सर। एक्टिविटी नंबर 1 तक का टॉपिक हमारा हो गया है। इसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, नोट्स टू द अकाउंट्स। कि हमने पढ़ा था अभी, और भी चैप्टर्स हमने पढ़े, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर भी आया था डिस्क्लोजर नोट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमने पढ़ा है, उसके अंदर भी हमने डिस्क्लोजर नोट्स पढ़ा है। वही चीज यहाँ पर भी वापस से बताया है। भाई आप लोग 11th 12th में भी अगर अकाउंट्स बनाते थे तो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर तो सीधा क्या कर दिया, मेन फिगर शो कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेन फिगर शो कर दिया। बट किसी को मान लो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो कि नहीं सिर्फ मुझे इसकी भी डिटेल बताओ, इसकी भी डिटेल बताओ, इसकी भी डिटेल बताओ, तो बैठ भाई अब मैं तुम्हें ढंग से डिटेल समझाता हूँ। हर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, तो जिसको डिटेल में जाना है तो वो क्या करता है, नोट्स टू द अकाउंट्स रीड आउट करता है। तो वही चीज हमारा ये टॉपिक दिया है, इस चैप्टर का क्लास टॉपिक है। तो क्या लिखा हुआ है नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड मोर डिटेल फॉर द यूजर्स ऑफ द अकाउंट। जो क्या करते हैं, मोर डिटेल प्रोवाइड करते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसकी डिटेल इसके अंदर शो किया जाता है। For example, the statement of financial position shows just the total carrying amount of the property, plant and equipment owned by the entity. जो भी आपका बैलेंस शीट वगैरह वो तो सिर्फ क्या बताती है, उसका केयरिंग अमाउंट भी, तो कि ओवरऑल वैल्यू कितनी है। द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ब्रेक डाउन इज दिस टोटल इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेट्स। लेकिन ये जो नोट्स टू अकाउंट है उसकी फिर डिफरेंट डिटेल्स शो करते हैं, लाइक हर असेट की कॉस्ट कितनी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, उस पर रिवैल्यूएशन कितना है, accumulated appreciation कितना है। These all informations have been given in the notes to accounts. The notes to the financial statement then break down this total into the different categories of assets.
द कॉस्ट, एनी रीवैल्यूएशन, अगर कोई भी रीवैल्यूएशन होता है तो वो, accumulated depreciation and the depreciation charge for the year, उस पर depreciation charge कितना है. Notes are included in a set of financial statements to give users extra information. और नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि यूजर्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल सके. फॉर योर एग्जाम यू नीड टू नो द फॉलोइंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल. आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स डिटेल में पता होनी चाहिए कि अगर हमें टेंजिबल असेट्स है तो टेंजिबल असेट्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करनी होती है. इनटेंजिबल असेट्स से तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें डिस्क्लोज करनी होती है. हर चीजों से रिलेटेड अलग अलग क्या क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं. तो हमारा फर्स्ट दिया है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, उससे रिलेटेड हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार इन चैप्टर नंबर 8. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 8 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. वहां पर मैंने एक बार इसको पढ़ा भी दिया है, तो वही चीज को वापस से यहाँ पर डिफाइन किया. मैं एक बार और रीड आउट कर देता हूँ. टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स मतलब कि वही एसेट जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. रिकंसिलिएशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड. आपका रिकंसिलिएशन करना होता है, मतलब वही मैच करना होता है. स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, एंड में कितनी वैल्यू है. ये आपका सर ये बता रखा है, ये कोई काम का नहीं है. इसके अंदर क्या क्या हम डिस्क्लोज करते हैं वहां पर भी हमने पढ़ा था. द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपकी जो भी पॉलिसीज वगैरह फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन मेथड्स, आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स. अगर कोई रीवैल्यूड एसेट्स है तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, किस दिन रिवैल्यूएशन को अप्लाई करना है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट किया था या नहीं, केयरिंग अमाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना रखा है, वो सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना होता है. उसी के बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और ये भी मैंने पढ़ा दिया था, डिस्कस कर चुके हैं हम इन चैप्टर नंबर 9. उसके अंदर क्या क्या आता है, बस वो डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड आ जाता है बेटा, अमोर्टाइजेशन बाकी वो का वही डिफरेंस है पूरा. क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है. मैं इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी कौन सी हैं, हर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए द मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, उसकी लाइफ कितनी है, उसका ग्रॉस केयरिंग अमाउंट कितना है. अगर केयरिंग अमाउंट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, आपने अंदर के अंदर ही अगर कोई वैल्यू एसेट जनरेट करी, आपकी गुडविल बनाई है, ब्रांड बनाया, तो उसकी पीएनएल वगैरह के अंदर कितना शो करा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर शो करना होता है. यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर. फिर इसी के बाद में ये 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं. इन 3 पॉइंट्स को हम कल वाले लेक्चर में खत्म करते हैं. कल ये मेरा चैप्टर हो जाएगा और हार्डली 10 मिनट्स का चैप्टर रिमेनिंग है. कल ये चैप्टर फिनिश करके इसमें अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट भी हम डिस्कस कर लेंगे. अदरवाइज कल मैं इसी का आगे का फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक का आज आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा. इसमें अगर कोई भी डाउट हो, जो मैंने आज इलस्ट्रेशन समझाया है, उसकी जो एक्टिविटी कराई है, उसको एक बार अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, उसको गो थ्रू कर लेना. प्लस मैं आज की क्लास की मैं यही बोलूंगा, तो कि जहां पर भी अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कि सर इसमें नहीं क्लैरिटी, आप बोलिए, उस चीज को मैं वापस से समझा दूंगा. बेटर उसको अक्यूमुलेट करते जाए हम बात के लिए. जहां पर भी डाउट आए वहां पर आप पूछिए. कोई पॉइंट का अगर हिस्ट्री पूछनी है तो कि सर इसमें क्या हुआ था कैसे, तो वो चीज भी आप बोलिए, मैं वहां पर उस पॉइंट को समझा दूंगा. ठीक है बेटा, पूछते जाइए बस. लेकिन चलिए ओके सर. बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर. ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन. ओके सर. वेलकम बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम.